अभी तक हमने मटेरियल प्राइसिंग के 3 मेथड्स को सॉल्व कर लिया है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द फोर्थ मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल। ये मेथड है आपका एवरेज प्राइस मेथड। अब एवरेज प्राइस मेथड क्या कहता है कि हमें नहीं पता कि मार्केट में हमें मटेरियल कैसे मिल रहा है। प्राइसेस आर फ्लक्चुएटिंग, ना तो प्राइस राइज कर रहा है ना तो प्राइस फॉल कर रहा है, वो फ्लक्चुएट कर रहा है। एट समटाइम्स इट इज़ इंक्रीजिंग, एट समटाइम्स इट इज़ डिक्रीजिंग। तो हमें कोई भी मेथड अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा। सो द बेस्ट सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम कि हम उसको एवरेज प्राइस मेथड के अकॉर्डिंग इशू कर दें। अब एवरेज प्राइस मेथड फर्दर 2 मेथड्स में डिवाइडेड है। एक वो कहता है कि एक तो आपके पास कौन सा मेथड है, सिंपल एवरेज, जैसे हम नॉर्मल एवरेज लेते हैं, और एक है हमारे पास वेटेड एवरेज, जिसमें हमने वेट्स के अकॉर्डिंग देखना है कि हमारा जो प्राइस है वो क्या निकल कर आ रहा है। अब दोनों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सिंपल एवरेज इज़ अ वेरी इजी मेथड। वेटेड एवरेज में थोड़ा सा टेक्निकल टर्म आपको समझनी पड़ेंगी, उसकी कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, तभी आपको इसका क्लैरिटी आए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल एवरेज मेथड। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसका मीनिंग, देन वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन। मेरे पास एक स्टॉक पड़ा हुआ है बैलेंस में 1000, जिसका पर यूनिट प्राइस है ₹3। एक मेरे पास पड़ा है 500, जिसका पर यूनिट प्राइस है 2। और मेरे पास एक और स्टॉक पड़ा है 500 का, जिसका पर यूनिट प्राइस है 3। मेरे पास ये 3 स्टॉक्स का एक बैलेंस पड़ा है। अब मैंने क्या करना है, मैंने एक डिपार्टमेंट को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कुछ स्टॉक इशू करना है। लेट्स सपोज मुझे इशू करना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को 500 यूनिट्स। अब मैं अगर सिंपल एवरेज मेथड लगा रही हूँ तो उसके अकॉर्डिंग व्हाट आई विल डू, आई विल कैलकुलेट एन एवरेज प्राइस ऑफ दीज 3 रेट्स। वो कैसे आएगा, सिंपल एवरेज प्राइस इज इक्वल टू 3 + 2 + 3 डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ प्राइसेस ले रहे हो आप, 1 2 3। सो यहाँ पर आपकी एक टर्म आ जाएगी, वो जो रेट होगा वो आपका डिसाइड करेगा कि आपने जो ये 500 यूनिट्स इशू करने हैं ये किस रेट पर इशू करोगे। सो हेयर इफ इट टर्न्स आउट टू बी 6 + 2 8, 8 डिवाइडेड बाय 3। अब ये रेट मुझे स्पेसिफाई करेगा कि मैंने किस रेट पर अपने 500 यूनिट्स को इशू करना है। सो सॉल्व इट बाय सॉल्विंग, ये आ जाएगा 2.33। यहाँ पर कैलकुलेशन होगी 2.67। सो 500 इंटू 2.67 पर आप उसको इशू करोगे टू द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। ये तो है आपका सिंपल एवरेज का मेथड। अब अगर मैं केस लूँ वेटेड एवरेज की, सेम एग्जाम्पल को वेटेड एवरेज से सॉल्व करते हैं। वेटेड एवरेज में हमने क्या करना है, हमने जो भी रिस्पेक्टिव पर यूनिट प्राइस है उनको उनके रिस्पेक्टिव यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। वेटेड एवरेज का मतलब क्या होता है कि आपने हर एक प्राइस को उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई करके देन डिवाइड करना है टोटल वेट के साथ। अगर मैं इस केस में वेटेड एवरेज प्राइस निकालूं, क्योंकि मुझे क्या देखना है कि मेरा जो ये 500 का स्टॉक है ये वेटेड एवरेज के अकॉर्डिंग किस रेट पर इशू होगा। सिंपल एवरेज का तो रेट आ गया मेरे पास 2.67, वेटेड एवरेज का रेट डिफरेंट आएगा। और वेटेड एवरेज मेथड आपका ज़्यादा रियलिस्टिक मेथड है। अब हमने यहाँ पर सिंपल एवरेज में तो क्या किया, डायरेक्ट एवरेज निकाल दी, बट हमने ये नहीं देखा कि ये जो ₹3 था वो 1000 यूनिट्स के लिए था, ये ₹3 हमारा 500 यूनिट्स के लिए है। तो दैट मीन्स हमने कहीं ना कहीं कोई ना कोई बायसनेस क्रिएट कर दी है। वेटेड एवरेज मेथड सिंपल एवरेज मेथड की उस बायसनेस को रिमूव कर देता है, हर एक यूनिट को इक्वल वेटेज देता है। सो लेट्स कैलकुलेट द वेटेड एवरेज हेयर। वेटेड एवरेज प्राइस विल बी, कैसे निकालना है, 1000 इंटू 3 प्लस 500 इंटू 2 प्लस 500 इंटू 3 डिवाइडेड बाय, अब आपको डिवाइड किससे करना है,
आपको डिवाइड करना है विद टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। वो कितने हैं यहाँ पर? 1000 प्लस 500 प्लस 500, सो 1000 प्लस 500 प्लस 500। और यहाँ पर हम अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे। 3000 डिवाइडेड बाय 2000, और यहाँ पर आपका जो प्राइस निकल कर आया है वो है 2.75। नाउ यू कैन चेक, आपका वेटेड एवरेज के अकॉर्डिंग 2.75 आ रहा है और आपका सिंपल एवरेज के अकॉर्डिंग 2.67 आ रहा है। तो आपको जो भी मेथड स्पेसिफाई किया होगा आपको उसके अकॉर्डिंग उस प्राइस को उस मटेरियल को प्राइस करना है। सो हियर अगर मैं लूँ सिंपल एवरेज के केस में मुझे उसको मल्टीप्लाई करना है 2.67 के साथ, और अगर मैं वेटेड एवरेज का केस लेती हूँ तो मुझे उसको मल्टीप्लाई करना है 2.75 के साथ। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज प्राइस मेथड। अब हम सॉल्व करेंगे दोनों के दोनों मेथड्स का एक फुल फ्लेज क्वेश्चन, तब जाकर आपको इस मेथड की और भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। Now the question which we are going to solve is illustration number 4. I will share this picture with you in the Google Classroom. The following were the receipts and issues of material during March 2011. आपके पास डेट वाइज रिसीट्स, उनके रेट और इशू क्वांटिटी बताई गई है। अब ऑब्वियस है जो रेट बताया गया होगा वो आपको रिसीट क्वांटिटी का बताया है बट नॉट ऑफ इशू क्वांटिटी। From the above transactions, prepare store's ledger account pricing the issues at simple average rate and weighted average rate. For the time being, I am going to solve the simple average rate. अब आपका क्वेश्चन वही सेम पैटर्न से सॉल्व होगा जैसे हमने पहले के क्वेश्चंस किए हैं। हम वही स्टोर्स लेजर अकाउंट बनाएंगे विद पर्टिकुलर्स, डेट आएगी, रिसीट्स, इशू एंड बैलेंस आएगा। आपको ऊपर मेंशन करना पड़ेगा कि आप क्या बना रहे हो। यू आर प्रिपेयरिंग अ स्टोर्स लेजर अकाउंट। किसके लिए बना रहे हो या किस मंथ के लिए बना रहे हो? दिस इज फॉर द मंथ ऑफ मार्च। फॉर मार्च और ईयर हमारा है 2011। नाउ नॉर्मली चलेंगे जैसे हमने अभी तक किया है। हमें दिया गया है कि रिसीट क्वांटिटी है ऑन 2 मार्च और हमें दिया गया है रिसीट क्वांटिटी है ऑन 11th मार्च। सो वी विल पोस्ट दीज ट्रांजेक्शंस फर्स्ट इन द नॉर्मल मैनर। So now I have done the received part for the both the dates, that is of 2nd March and of 11th March. मैंने यहाँ पर क्या किया है, 2nd March का तो बैलेंस एज इट इज शो कर दिया। अब आपके पास 11th March का जब आपने बैलेंस शो करना है, नॉर्मली हम क्या करते थे, अलग अलग उन ट्रांजेक्शन्स को पोस्ट करते थे। बट सिंपल प्राइसिंग मेथड के अंदर, सिंपल एवरेज प्राइसिंग मेथड के अंदर आप ऐसा नहीं करोगे। वॉट यू विल डू हेयर, आपको यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा कि आपके पास टोटल स्टॉक कितना बन गया, 2500। रेट आप यहाँ पर कोई भी मेंशन नहीं करोगे और जो आपकी टोटल अमाउंट बनेगी दैट विल बी द टोटल ऑफ दीज टू थिंग्स। एक है आपके पास 16800, 6000 प्लस 10800। 2500 कैसे आया, दोनों स्टॉक्स को ऐड कर दिया। 16800 कैसे आया, दोनों अमाउंट्स को ऐड कर दिया। पर यूनिट रेट आपने नहीं डालना है। नाउ यहाँ पर आप अपने रेफरेंस पर्पस के लिए मेंशन कर सकते हो कि इसमें आपने कौन कौन से स्टॉक को ऐड किया है, क्योंकि आगे जाके आपको कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगा। अब ये ऑप्शनल है, सम टीचर्स डोंट यूज टू पुट दिस अमाउंट, बट आई ऑलवेज प्रेफर कि आप ये अमाउंट डालो। आपको अभी पता चल जाएगा कि इसका कैसे आपको यूज़ होगा आगे जाकर। सो यहाँ तक हमारी ट्रांजेक्शन्स डन। नाउ सी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कौन सी है। नेक्स्ट आपको 16 मार्च के लिए इशू क्वांटिटी बता दी है 1250। अब इसको पोस्ट करते हैं ऑन 16th of March issued to प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। हमने इशू किया है 1250 यूनिट्स को। अब आपको यहाँ पर जो भी रेट निकालना है उसका वर्किंग नोट हर बार बनाना पड़ेगा। जब भी आप इशू करोगे यू नीड टू कैलकुलेट एन सिंपल एवरेज प्राइस, उसके लिए आपको एक वर्किंग नोट बनाना है। वर्किंग नोट बनाते हैं। सो फर्स्ट वर्किंग नोट नंबर 1, हमें निकालना है सिंपल एवरेज प्राइस। अब सिंपल एवरेज तो नॉर्मली हमें ये देखना है कि एट प्रेजेंट जो स्टॉक पड़े थे उनके प्राइस लो, डिवाइड कर दो बाय नंबर ऑफ प्राइजेस। हमारे पास, मैं चेक करूंगी प्रीवियस डेट को, स्टॉक पड़ा है 2500,
उसमें कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स एडेड हैं? 2 एडेड हैं। उनके प्राइजेस उठा लेते हैं। 1000 का जो रेट है वो कितना है? 6 है। और जो आपका 1500 है उसका रेट कितना है? 7.2 है। तो आप एवरेज कैसे निकालोगे? 6 प्लस 7.2 डिवाइडेड बाय 2। 2 क्यों? डिवाइड 2 से क्यों किया है? क्योंकि नंबर ऑफ प्राइजेस कितने लिए हैं आपने? 2 ही लिए हैं। सो डिवाइडेड बाय 2। दिस विल गिव यू द सिंपल एवरेज प्राइस जिस पर आप 1250 यूनिट्स को इशू करोगे, जो अभी आपने 16 मार्च को डाला है। Now 6 plus 7.2 is 13.2. When you will divide it by 2, it will come out to be 6.6. अब 6.6 के रेट पर आपको इस स्टॉक को इशू करना है 1250 को। सो हम इसको पोस्ट कर देते हैं। पहले यहाँ पर लिख दिया ₹6.6। ये वर्किंग नोट नंबर 1 है, तो मैं यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1 ब्रैकेट में स्पेसिफाई कर दूंगी। यहाँ पर आपका 6.6 रेट आ गया। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं 6.6 into 1250. This is 8250. अब यहां तक आपका एक पॉइंट कवर हो गया। अब इसका बैलेंस कैसे निकालेंगे यहाँ पर, वो भी देख लेते हैं। हमारे पास प्रीवियस स्टॉक कितना था? 2500 का स्टॉक था। उसमें से हमने 1250 का स्टॉक तो इशू कर दिया, तो बचा कितने का स्टॉक हमारे पास? 1250 का स्टॉक बचा। अगेन बैलेंस कॉलम में कोई भी अमाउंट नहीं डालेंगे। अब ये वाला पार्ट कैसे निकालोगे आप? पहले आपके पास कितने का पड़ा था स्टॉक? टोटल अमाउंट कितनी थी उसकी? इट इज 16800। हमने कितने का इशू कर दिया है? 8250 का। तो जो भी बैलेंस आएगा वो होगा 8550। दैट मीन्स आपने स्टॉक कैसे डालना है? दिस माइनस दिस। अमाउंट कैसे डालनी है? दिस माइनस दिस। तो टोटल आपका ये बैलेंस आ जाएगा एज ऑन 16 मार्च 2011। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कौन सी है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपने रिसीव किया है 1250 यूनिट्स एट 7.8। सो इसको पोस्ट कर लेते हैं। रिसीट तो आपने पोस्ट कर लिया, इश्यूज नहीं है इस डेट को। अब यहां पर भी बैलेंस कैसे ड्रॉ करना है? बैलेंस ड्रॉ करने के लिए व्हाट वी विल डू, हमने क्या किया, जो पहले वाला बैलेंस था 1250 का और जो आपके पास अब बैलेंस आया है, दोनों को कर देंगे ऐड। और जो पहले वाला आपका अमाउंट था उसको क्या कर देंगे? इस वाली अमाउंट के साथ क्लब अप कर देंगे, तो आपकी टोटल वैल्यू आ जाएगी। So when you will add 8550 with 9750, अमाउंट निकल कर आ रही है 18300। और अगर हम स्टॉक की बात करें, 1250 का यहाँ पर स्टॉक था, इशू भी हमने 1250 किया और हमने रिसीव भी 1250 किया, तो हमारे पास टोटल स्टॉक जो हो जाएगा वो होगा 2500 का। यहाँ तक ठीक था, बट मैंने बोला ना आपको, जब भी आपने यहाँ पर स्टॉक लिखना है रिसीव करने के बाद, आप स्पेसिफाई करोगे कि वो स्टॉक कौन कौन सा है फॉर योर रेफरेंस पर्पस। अब यहाँ पर मैं कैसे देखूँ? मेरे पास जो 1250 का स्टॉक ये पड़ा था वो कैसे आया? 2500 माइनस 1250। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 1250 को भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा स्टॉक पड़ा है आपके पास। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम एज्यूम करते हैं। अब वो एजम्पशन क्या है वो भी देख लेते हैं। हम हमेशा यहाँ पर ये एज्यूम करेंगे कि जो हमने 1250 यूनिट्स बेचे हैं, वो यूनिट्स पहले वाले यूनिट में से 1000 निकाले हैं और दूसरे वाले स्टॉक में से 250 निकाले। वी ऑलवेज एज्यूम दिस थिंग कि स्टॉक जो आपका निकलेगा वो निकलेगा तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पर, बट जो रेट डिसाइड होगा वो सिंपल एवरेज रेट पर डिसाइड होगा। मतलब जो ये 1250 का स्टॉक मैंने यहाँ पर निकाला है वो मैंने कैसे यूज किया है? 1000 ये वाला स्टॉक यूज किया और 250 ये स्टॉक यूज किया। दैट मीन्स जो मेरे पास ये 1250 का स्टॉक बचा है, ये किसका बचा है? सिर्फ ये वाले स्टॉक का। तो 1250 का स्टॉक ये वाला मेरे पास 1500 वाले में से आया और ये 1250 का स्टॉक मैंने अभी यहाँ पर निकाला। तो मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया फॉर माय रेफरेंस पर्पस कि ये 1250 पिछला स्टॉक प्लस जो अभी स्टॉक आया 1250 का। अब आप यहाँ पर अपना स्पेसिफाई कर सकते हो कि ये आपने यूज कैसे क्रिएट किया। 1000 आपने निकाल दिया तो आपका 1000 माइनस 1000 हो गया, प्लस आपने क्या किया, 1500 में से 250 निकाल दिया। 1000 माइनस 1000 0, 1500 माइनस 250 इज 1250। तो वो जो 1250 है, एक तो वो और एक जो आपने अभी इशू किया है, वो दोनों मिलकर आपका 2500 का स्टॉक क्रिएट करने की। रेट हम कुछ भी मेंशन नहीं करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की ओर। नेक्स्ट हमें उन्होंने बोला है कि हमारा एक इशूड पार्ट है 1000 यूनिट्स का ऑन 22 मार्च। इसको पोस्ट करते हैं।
सो ऑन 22 ऑफ मार्च हमने इशू किया टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1000 यूनिट्स को इशू करना है। रेट फिर से निकालना पड़ेगा, हमें वर्किंग नोट पोस्ट करना चाहिए, तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2 बनाते हैं, सिंपल एवरेज प्राइस विच इज इक्वल टू, कैसे निकालोगे? अब आप देखोगे इससे प्रीवियस वाले स्टॉक में कौन कौन से स्टॉक पड़े हैं। एक तो 1250 वो जो कौन सा है, ये वाला, इसमें से 250 बेच दिया, तो एक कौन सा रेट आएगा 7.2। एक आपके पास 1250 कौन सा स्टॉक है, ये वाला, तो दूसरा रेट कौन सा आएगा 7.8। तो आप निकालोगे सिंपल एवरेज ऑफ 7.2 प्लस 7.8 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि नंबर ऑफ प्राइजेस आप कितने ले रहे हो, 2 ले रहे। तो अगर हम इसका एवरेज निकालें 7.2 प्लस 7.8 इज इक्वल टू 15। 15 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव अस अ प्राइस ऑफ ₹7.5। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसको 7.5 के अकॉर्डिंग इशू कर देंगे। वो बन जाएगा आपका 7500। अब निकालते हैं बैलेंस इस दिन का। बैलेंस आपको कैसे निकालना है, 2500 माइनस 1000, वो हो जाएगा आपका 1500 यूनिट्स। रेट आप कोई पोस्ट नहीं करते, बैलेंस जो अमाउंट का कैसे निकलेगा, 18300 माइनस 7500, वो हो जाएगा आपका रेट 10800। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। वी हैव कंप्लीटेड ऑल द ट्रांजेक्शंस। तो अब हम क्या करेंगे, एट द एंड हम अपना कंक्लूजन पास करते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है, लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस इज 1500 यूनिट्स अमाउंटिंग ₹10,800। 1500 units amounting ₹10,800. And this is how a question of simple average method is solved. In the next video, I will discuss the next method of average pricing, weighted average method. Question हम solve करेंगे, almost same question. I will try to cover the same question. Otherwise मुझे अगर कोई और effective question मिलेगा, I will try to cover that part. Thank you.